बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए ज़ैनुल आबदीन साहब, कराची के अंदर बारिश 3 रोज़ से जारी हैं और उसकी वजह से कराची डूब गया है। गुज्जर नाला डूबा है, रोंगी का बहुत नुकसान हुआ है। कोरंगी का जो जो वहाँ पर जो जहाँ से वो कोरंगी बाईपास है, क्रीक लेन शुरू होती है, वो सारा का सारा भरा हुआ है। नदी जो है वो जो जो मिलाती है काजवे जो है जी जो वो सारा का सारा डूब गया है पानी में। इसके अलावा औरंगी 10 नंबर का हाल बुरा है। इसके अलावा जो गुज्जर नाला जो आप कह रहे हैं कि जो जिससे पूरा सेंट्रल हमारा जो एरिया है, सेंट्रल सिटी जो है वो सारा डूब गई है। भाग ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो सारा का सारा उर्दू स्पीकिंग का एरिया है, जहाँ पर कि एमक्यूएम का एरिया है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और वो इसलिए मुतासिर हुआ है कि ये जो एमक्यूएम वाले लोगों ने इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया है कि तमाम के तमाम जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। एक तो ये किया कि हर जगह पर उन्होंने मकानात बना दिए हैं और जो नाले हैं उनके ऊपर जो है वो नालों को भी उन्होंने चौक कर दिया है। तो यानी आप ये देखें तो इतना अजीम नुकसान इन्होंने पहुँचाया है इस तंजीम ने। और जो भी लोग ये महाजी नाम की सियासत कर रहे हैं, ये बिल्कुल किसी भी तरह से भी नाकाबिल कबूल हैं ये लोग, इस लिहाज से कि ये महाजिरिज़म ने हमें कुछ नहीं दिया। और जिन लोगों के पास ये क़यादत आई उस क़यादत में वो नाअहल है, वो किसी सूरत में भी। अब वो सिर्फ इनको एक बात समझ में आई है कि साहब आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए, आपको मार धाड़ करना चाहिए। इनको कंस्ट्रक्शन आता ही नहीं है, इनको तामीरी काम करना आता ही नहीं। जो काम हम लोगों ने किया पाकिस्तान बनाने का, वो काम इन लड़कों को नहीं आता। इन लोगों ने, अब जब ये हमसे पूछते थे कि हमें बुज़ुर्गों ने क्या दिया, तो हम इनसे कहते हैं इन लड़कों ने क्या दिया। इन्होंने तबाही बर्बादी के अलावा हमें फिर 1947 में पहुँचा दिया। जो 1947 की यौम आज़ादी का दिन था वो इतना खूबसूरत दिन था। यहाँ पर जो पहली 14 अगस्त 1947 हुई है वो बहुत शानदार थी। तो अब आप उससे अंदाज़ा कर लें कि अब जो इस वक्त जो डूब गया पूरा सेंट्रल एरिया जहाँ पर इनकी आबादी बसती है, तो सबसे बड़ा जो नहीं आप सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ये एमक्यूएम के लोग हैं, जिन लोगों ने जिनके पास इक़्तिदार रहा 30 साल तक और यानी शहरों को 3-5 मिनट में सिटी बजा के बंद कर देते थे। वो राह का तो एजेंट निकला। तो अब सूरत हाल ये है कि जो फिर जो अगर देखा जाए तो इस शहर के गैप को फिल करने के लिए गुंजाइश मौजूद थी सिंध हुकूमत को, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। उनको कराची की दुश्मनी जो है वो अच्छी लगती है। अगरचे वो सारे ओहदों पर चीफ सेक्रेटरी उनका बैठा हुआ है, आपका मैंने आईजी उनका बैठा हुआ है, हर सेक्रेटरी उनका बैठा हुआ है, हर डिप्टी कमिश्नर उनका बैठा हुआ है। सारे के सारे पैसे बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, हर तरह से ये काम कर रहे हैं। और फिर आखिरकार में फ़ौज ने आकर ये थोड़ा बहुत सफाई किया था, वरना तो और भी मज़ीद भी डूब जाता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये कराची को जो बुनियादी तौर पर कराची को आप मरकज़ से आप जोड़ें, क्योंकि ये इनका सिंध जो पीपल पार्टी का कोई दिलचस्पी नहीं है कराची को अपलिफ्ट करने की, कराची की मदद करने की। ये और कराची के लोगों की जो लीडरशिप है उसकी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इनको कोई जो कराची के लोग हैं उनकी कोई दाद रसी की जाए, उनकी कोई बेहतरी का काम किया जाए, उनके लिए जिनके वो वोट देते हैं। और फिर आज पीटीआई ने भी कोई काम नहीं किया। पीटीआई को आपने यहाँ पर जो है हमारे इदारों ने, एजेंसियों ने पीटीआई को सारी सीटें दे दी हैं, बेकार गई हैं। एक सदर बन के बैठ गया है, एक गवर्नर बन के बैठ गया है, एक आदमी जो है वो जैदी साहब है, अली जैदी साहब है, वो भी लूट मार में लगे हुए हैं। दूसरा जो साहब है जो जूते लिए फिरते हैं, वो सब यानी जितने भी बेकार। तीसरा आदमी जो उसको दिया था, वो जो लड़का जिसको सबसे पहले हमने उठाया था औरंगज़ेब को, वो जो ढक्कन लगाते फिरता था, वो कोई आदमी कराची के लिए काम नहीं कर रहा। ना पीटीआई कर रही है, ना जमात इस्लामी कर रही है, ना एमक्यूएम कर रही है, ना कोई और पार्टी कर रही है। कराची बेयार मददगार है। कराची जो है अब इसकी नुमाइंदगी करने के लिए जो है जो हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहरहाल हमें मदद दरकार है पूरे कराची के लोगों की, और उसमें हमें कोई सियासी तंजीम नहीं बनानी, लेकिन हमें जो कराची के जो बेहतरी के काम है वो हमें कर देने हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, और जो हैकल असासी जिसे कहते हैं उर्दू में, आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम कहते हैं तो उसके उर्दू तर्जुमा हैकल असासी है। यानी तमाम जो रोड का निज़ाम है, पानी की सप्लाई का निज़ाम है, गैस के सप्लाई का निज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का निज़ाम है, या आपके जो है पानी की निकास का निज़ाम है, वो सारा का सारा हैकल असासी कहलाता है।
वो हम सारा सारा यानी उसके बनाने में मदद देंगे, और उसके लिए फिर हमें एक तंजीम बहरहाल जो है करनी पड़ेगी जो गैर सियासी होगी। जी। तो जैन साहब, अब्दुल कदीर राना साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची। जी अब्दुल कदीर राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताएं कि कराची की क्या हालत है, इस शहर नापुरसा की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में जो है बारिशें हुई हैं और उसका सिलसिला मुस्तकिल जारी है। आज भी बारिश का इम्कान है, लेकिन ये बारिश जब भी होती है तो फिर जो है पूरा शहर हमेशा की तरह, माजी की तरह इस मरतबा भी जो है डूब गया है। खासतौर पर जो नशेबी इलाके हैं शहर की, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, जैसे आपने भी कहा था कि जिला बस्ती जो है सेंटर, वो हमेशा जब भी बारिश आती है उसकी पूरी जो मैन शारा है, ये चुरंगी और वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है बाकायदा। जो बारिश हुई थी उसके अंदर, और उससे पहले भी गाड़ियां जो हैं डेथ हुई, हाई डेथ दी है सड़कों के ऊपर, और लोग सब कहते हैं कि बाकायदा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में निकाला है वहाँ से। तो इसी तरह से जो कई इलाके हैं कुरंगी है, इसके अलावा कुरंगी गाँव में बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए, घरों के अंदर लोगों में पानी दाखिल होता है। और इसके अलावा इलाके हैं उनके अंदर भी जो है, जो कि अच्छा इलाका है, उनके अंदर भी घरों के अंदर लोगों के पानी दाखिल है, और ये लोग जो है इससे इंतहाई ज्यादा परेशान। एक किस्म की मुश्किलात नहीं है, क्योंकि जो हमारे इलाके हैं जिनका काम है वो बिल्कुल नकारा है, कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। हर साल जो है दावत अरबों रुपए जो है वो नालों की सफाई पर लेते रहे, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई। इस दफा एनडीए में जो है 3 बड़े नाले हैं कराची के, जो गुज्जर नाला है, इसके अलावा नवाज कोट नाला और कुरंगी नाला, ये 3 बड़े मेन नाले हैं। और ओवरऑल अगर कराची की बात करें तो तकरीबन 38 बरसाती नाले हैं बड़े कराची में, जो कि जिनसे पानी की निकासी होती है। 3 जो नाले हैं इस पर एनडीए ने काम किया, तो दावा है 36,000 टन कचरा जो है वो उनके अंदर से निकाल दिएगा। मुकम्मल तौर पर तकरीबन 40 जो है। अच्छा, अभी राना साहब एक मिनट रुके, अगर ये एनडी में काम ना करता तो फिर क्या होता? देखिए, गुज्जर नाला माजी में हर बारिश के अंदर जो है गुज्जर नाले के आसपास की जो आबादियां हैं माजी के अंदर, वो पूरे घर जो है हर दफा भर जाते हैं, लेकिन इस दफा कुछ सूरत हाल जो है सफाई होने की वजह से बेहतर दिखाई दी है। इसके अलावा 3 नालों पर जो वो अच्छा, आप ये बात तो बताएं ना कि ये बात तो MQ फेल हुई है, सिंध हुकूमत फेल हुई है, शहरी हुकूमत फेल हुई है, ये तो काम समझ में आ गया ना सब आवाम को? जी बिल्कुल, इस पे कराची के ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग जरूर की जाती है। हर कोई बात करता है अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि भाई एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वफाकी हुकूमत है जिसकी, वो सिंध हुकूमत पर तनकीद करती है कि वो कोई काम नहीं करते हैं, वो उनकी बरतरफी का मुतालबा करते हैं। अच्छा राना साहब, ये जो जीए महाजिर का नारा था ये भी तो फेल हो गया ना अब तो मुकम्मल तौर पर, जिसने तबाही बर्बादी मचाई है, सिवाय क्लैशर उठाने के, लोगों को मारने के, इन्होंने तो कोई काम नहीं किया ना। देखिए, बिल्कुल सियासत हो जाइए, और कोई इतना बड़ा सिटी है, किसी ने भी मामले में जो इसमें तब्दीली रही है, किसी की जानिब से भी कोई इस शहर को तबाही से बचाने के लिए बारिश जो है अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन ये जितनी भी सियासी जमातें हैं जो इख्तियार में आते हैं, किसी ने कोई जामे प्लान जो है वो नहीं दिया कराची को। और यही वजह है कि जब बारिश होती है तो शहर जो है वो पूरा डूब जाता है, लोग परेशानी का। अगरचे इनके पास 30 साल हुक्मरानी रही है, ये भी याद रखें। जी जी, इन्होंने सिवाय घर को बनाने के, इंक्रोचमेंट करने के, लूट मार करने के और कोई काम नहीं किया, और न सिंध हुकूमत कर रही है इस वक्त भी। तो बुनियादी तौर पर आप और PTI भी कुछ नहीं कर रही है। ये भी देख लें कि सारे आपके MNA जो हैं PTI को आपने दे दिए हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दे दिया है, जिनका एक वोट नहीं है यहाँ पर, एक सीट नहीं थी यहाँ पर, इनको सबको दे दिया है। एक सदर बना बैठ गया है, गवर्नर बन के बैठा है, वह 2 आदमी जो वहाँ बैठे हुए हैं बेकार किस्म के आदमी। तो आप फरमाएं कि अब ये अब क्या करना चाहिए इसका? तो इसका मानता है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है ना, तो कोई बनना पड़ेगा ना किसी को वाली वारिस। हाँ देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग एहसास से महरूमी का शिकार हो रहे हैं इसी वजह से कि इसको शहर को कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वोट देने के लिए सब तैयार हैं लेकिन इस शहर को, जो पूरे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है ये। अच्छा, अभी ये जो आप ये जो करंट लगने से जो अमवात हुई हैं कितनी हो गई हैं? जो एक KSC को भी तो दुरुस्त करना पड़ेगा ना, कि KSC जो तो लूट मार कर रही है,
इसके भी तो अच्छे खासा इसका इसको एक बंद मैं इसको भी जेल में डालना पड़ेगा इनके सारे अफसरों को। देखिए के इलेक्ट्रिक तो वो है, वो किसी की नहीं सुनता, विभाग की हुकूमत जिसके मातहत है ये, उसको उसके लोग उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं पूरी माजी में। अभी तक जो है रोजाना बयानबाजी जरूर होती है किसी के खिलाफ, लेकिन के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से जो चाहता है वो करते हैं। बारिशों के दौरान और इस बारिश से पहले भी, बारिश ना भी हो तब भी शहर के वासी हैं हमेशा बिजली के लिए तरसते हैं, और बिलिंग भी 3 गुना ज्यादा है कई माह से। अच्छा ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक का कितनी अमवात हुई है के इलेक्ट्रिक की वजह से? ये हमें पता लगा है कि लक्की जो आपका ये जो गुलशन इकबाल के अंदर करंट फैला हुआ है, कई बच्चे वहाँ पर फौत हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो है वाकयात पिछली बारिश में भी और इनमें भी जो है अमवात हुई है। 5-6 से ज्यादा लोग जो हैं करंट लगने से इस दफा भी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और बारिशों में भी कई लोग। जी शुक्रिया अब्दुल करीम राणा साहब आपका कि आपने जो है वो कराची की सूरत हाल को बयान कीजिए। ज़्यादा गर्मी पड़ जाए बिजली गायब, ज़्यादा बारिश हो जाए हाँ, बिजली गायब। अच्छा अभी अभी 3 स्पेल। तो मसला ये है कि ये काम अवामी नुमाइंदों का है, ये काम बड़े मज़ाहिरों का है, ये काम वैसे ये लोग नहीं सुधर सकते। जो हमारा किरदार था कराची का, हमें उसको लौटाना हो, उसको वापस लाना होगा, उसके लिए कोई लीडर चाहिए जी। और जिस अंदाज के ये लोग हैं अभी भी देखिए 1-2.5 आने का काम करने के काबिल नहीं, अभी भी जी माजिर के नारे लिखे पड़े हैं मैं उस पर। भाई आपको कुछ आता ही नहीं है, आप लोग एक छोटे भैया लोग हैं, आपको आपका क्या काम है? जी माजिर आप लगाने का काम है, नए लगा के बैठे हैं साहब। अच्छा अभी 3 स्पेल और आना है जो इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट है। आएंगे तो 14-15 अगस्त, 20 से 29 अगस्त और 4 से 7 सितंबर तक। तो हमारी 14 अगस्त तो बच जाएगी ना जी। तैयारी अगर हुई तो फिर मामला ठीक रहेगा, वरना और तबाही का मसला है। चलिए हैदराबाद में चले। हैदराबाद की सूरत हाल लेते हैं हम, जाजेब अली साहब को अपने नुमाइंदे को। हैदराबाद की सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट भी खराब है भाई, खराब है। नहीं मुझे मालूम है हैदराबाद, भाई देखो हैदराबाद को तो मैं रहने वाला हूँ, मेरी सारी एजुकेशन हैदराबाद की है। और हैदराबाद को जब मैं वजीर था सिंध के अंदर, मुशीर था जब, तो मैं वज़ीर आला को राज़ी करके गया था कि भाई मेरे शहर को जाकर वो आप तो उस ज़माने के 5 करोड़ रुपए उसने मंजूर किए थे। तो जब उस ज़माने में 5 करोड़ के माने 5 अरब रुपए मंजूर किए थे आज के जी। तो वो फिर जाकर जब हमने देखा कि वो जब वो जिस जगह पर थी सड़कों पर, उन्होंने सिर्फ क्या किया था, डामर बिछा दिया था, बाकी पैसे खा गए थे। और मुझे दिखाने के लिए मैं खुश हो गया कि भाई मेरा कम से कम ये फ़ायदा तो हुआ कि पूरी कैबिनेट को ले गया था मेरे कहने पर, भाई हैदराबाद मेरा शहर है, आप चलें। तो पूरी मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह उसका नाम था, लेकिन उसे बड़े बेईमानी तो उसने बहुत की, आज भी मेंबर है कौमी असम्बली का, लेकिन बेईमानी उसने बहुत दबा के की। तो अब इसके बाद में तो सूरत हाल ये है कि हैदराबाद को कोई पूछने वाला भी, उसका तो और भी बुरा हाल है बेचारे गरीब को। वहाँ तो जो भी अच्छे लोग होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, वो सब कराची आ जाते हैं। जब वो पहला हम जब एक ज़माने में 1962 के अंदर जब हम मुज़ाहरे कर रहे थे, मैंने अयूब साहब ने वो कानून पास कर दिया था स्टूडेंट यूनियन के ख़िलाफ़ जी, यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस लाए थे वो, तो उसके ख़िलाफ़ हम मुज़ाहरे कर रहे थे। और उस ज़माने में हमारी उम्र को 22 साल हो गई, 23 साल हो गई, 22 साल 20 साल के थे। तो वो जब हम मुज़ाहरे कर रहे हैं तो फिर वो जो कमीशन आया, तो कमीशन के सामने हमने पेश हुए। तो उस कमीशन में उसने कहा कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, हमसे कहा सवाल किया, और मुझे कहा तुम तो साइंस के स्टूडेंट, तुम्हारा क्या काम है इस तरह के लिए लीडरी करने में। मैंने कहा जी इसमें पूरा जो बच्चों का तरीक़ाकार होता है, ये पूरे मैंने कौम का मामला है, हमारे स्टूडेंट लाइफ हो गई है। और नहीं, तुम्हारा जो जस्टिस अनवारुल हक साहब थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई मसला नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक मसला है कि तुम कराची के करीब होते हो, जो वो मसला कराची में पर होता है वो मसला तुम्हारा हैदराबाद वालों को मुतासिर करता। तो अब वो ये होता है कि जो हैदराबाद में जो आदमी पढ़ लिख जाता है, वो हैदराबाद को छोड़ कर कराची में आगे बच जाता है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, जो भी हो, आगे कराची में बैठ जाता है। तो हैदराबाद तो बेचारा हमेशा ब्रेन ड्रेन हुआ, वहाँ का हुआ बेहतरीन ब्रेन है कराची के अंदर, जो है 50% के जो लोग हैं बड़े बड़े ओहदों पर, वो हैदराबाद के, लेकिन हैदराबाद के लिए कोई सोचता नहीं है। अच्छा हैदराबाद के नुमाइंदे को लेते हैं हम, लीजिए जाजेब अली साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद। जी जाजेब साहब, कैसे बता जाए आपके खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाएं क्या सूरत हाल है बारिश की वजह से हैदराबाद की? जी गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश ने हैदराबाद का नक्शा ही बदल दिया है। वक्फे वक्फे से बारिश, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने सिंध हुकूमत की जानिब से
किए गए इंतजाम की पोल खोलकर सामने रख दी है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर बारिश और सीवरेज के पानी जमा होने से मुसाफिरों की परेशानी के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। जबकि नालों की सफाई का सिलसिला बारिश से एक दिन कबल करना था तो वही सूरत जूं की तूं रही है। हैदराबाद में बारिश से कई नशेबी इलाके, 3 नंबर तालाब है, पिशोरी मोहल्ला है, टंडो ठोड़ो, मिर्जा मोहल्ला, लियाकत कॉलोनी, स्टेशन रोड, बूट नाका, इस्लामाबाद ओडियन सिनेमा के इतराफ में बारिश और सीवरेज के पानी जमा होने से लोग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बारिश पड़ते ही केसर हैदराबाद के हेडको इंतजामिया ने भी रही सही कसर पूरी कर दी है। बिजली बंद करने से पंपिंग स्टेशन मुतासर रहे और रुकने सिंध असेंबली शर्जिल इनाम मेमन, जब्बार खान, जाम खान शोर और दीगर जो है सिर्फ फोटो सेशन में ही मसरूफ रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन मसला ये है कि आप ये बेचारा इस शहर का, जिसके हम खुद भी बासी हैं, हम भी उस शहर में पले बढ़े हैं और इसी शहर में हमने एजुकेशन हासिल की नूर हाई स्कूल से, तो अभी ये जो उसका कभी भी हमने इसको तरक्की करते नहीं देखा। जब हमने वज़ीर बने थे तो हम लेके आए थे वज़ीर आला को यहाँ पर, ये 1992 की बात है। तो लेकिन इसके बाद में कोई आदमी भी इस शहर में तरक्की के लिए या उसके साफ सफाई के लिए कोई काम नहीं करता। जी बिल्कुल मिर्जा साहब, आप वजह फरमा रहे हैं। हैदराबाद शहर की बात करते हैं तो ये सिंध का दूसरा बड़ा शहर कहलाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर को सियासत की नजर करके तबाह बर्बाद कर दिया गया है। गंदगी के ढेर हैं, गलादत है, शहर भर की अहम शाराएं, आटोबान रोड है, फतेह चौक, नया पुल चौक, सब्जी मंडी और दीगर इलाके सड़कें जितनी भी टूट फूट का शिकार है सर, अभी तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। सिंध हुकूमत ने भी काम नहीं किया। मेयर साहब जो है एमकेएम के, वो अपने फंड का रोते हुए ही नजर दिखाई देते हैं। ये तो इनका ड्रामा है जो शुरू से चल रहा है। इनका काम है कि हर तरह से लूट मार करना और कोई काम ये करते नहीं है। अच्छा जी, आप ये बताइए कि ये आप बताइए कि सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो भी सिंध हुकूमत पूरी नहीं कर रही है। आप करें जाम शुरू जो है वो काम करता हुआ नजर आता है, कहाँ नजर आता है बताओ? जी बिल्कुल, वजह है कि जाम खान शोरो जो है और शर्जील इनाम मेमन, जब्बार खान। जाम खान शोरो कहाँ का, कोठरी का रहने वाला है? जी नहीं, हैदराबाद कासमाबाद का जाम खान शोरो जो सूबाई वजीर भी रहे, सिंध के जो नाकाम रहे। कासमाबाद की भी सूरत वैसे जूं की तूं है, सिर्फ ये फोटो सेशन कराने में मसरूफ है और कुछ काम करने के लिए कोई काबिल नहीं है। ये शोरो लोग तो मेरे हाला के करीब रहते हैं ना। जी हैदराबाद में भी जो है शोरो जो है गोट है, करण खान शोरो वाले साहब भी रहे हैं कासाबाद के चेयरमैन। हाँ, लेकिन उसके खिलाफ नैब के केसेस तो बहुत चल रहे हैं ना। उनके काम सिर्फ पैसे बनाना होता है और कोई काम नहीं होता इनका, ये काम नहीं करते आवाम के लिए। जी मिर्जा साहब बिल्कुल बिजा आप फरमा रहे हैं कि इनका काम ही यही है कि नैब भी इनके पीछे लगी हुई है, फंड खाना, लोगों को सहूलतें ना देना, और काफी इन्होंने किया। लेकिन तो उसके बावजूद हैदराबाद को जो है मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज भी कर रखा गया है हैदराबाद में। जी अच्छा जी, आप बस का मतलब ये हुआ कि हमें ये कह देना चाहिए कि ये जो पीपल पार्टी की हुकूमत और एमक्यूएम की जो मेयर हैं ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और ये हैदराबाद की नहीं पूरे सिंध की कोई खिदमत नहीं कर सके हैं। और खुद लाड़काना का अगर हम पूछेंगे तो लाड़काना का भी यही हाल होगा, इससे कम नहीं होगा ख़राब। क्योंकि जब मैं 2013 में, हम तो बहुत पहले गए थे, जब हमने इसका आदि फरियाल तारपुर का इंटरव्यू किया था तो हमने वहाँ पर उस वक्त भी गंदे नाले देखे थे लाड़काना के अंदर। तो अब मैं लगता ये है कि सिंध हुकूमत भी फेल है, एमक्यूएम भी फेल है, हमें नए क़यादत की ज़रूरत है सिंध में भी। और अब जो पीर साहब पगाड़ा, ये दूसरे लोग हैं जो उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए ताकि ये सिंध की क़यादत को संभालें और पीपल पार्टी से निजात हासिल करें। तो अब मुराद अली शाह साहब भी फेल हो गए हैं मुकम्मल तौर पर, और इसके अलावा आप यानी एमक्यूएम भी फेल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहांज़ेब साहब, आपने वक्त दिया जी हैदराबाद से। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक पे ज़रा एक बात कर लीजिए जी। आप के इलेक्ट्रिक की आप बहुत बात करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक का इलाज जो है आप यकीन मान लें वो आपकी किसी बात को वो घास नहीं डालते, वो आपको इस काबिल भी नहीं समझते कि आपसे वो बात करें। अब इनके तो ये तो जूते पड़ने का इलाज, इनका तरीका सिवाय जूतों के यार हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले। आम इलेक्ट्रिक के वर्कर को मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वो तो गरीब आदमी है बेचारा, वो तो हुक्म के ताबे है। लेकिन जो इनकी जो इंतज़ामिया है उसके जूते पड़ने चाहिए, उसको कैद होना चाहिए, उसके साथ में कुछ अच्छा सलूक होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जो कराची का खासा रहा है, जो एमक्यूएम के आने से जो ख़त्म हुआ है उसका खासा, हम लोग मिलजुल के रहते थे कराची के लोग, उसमें तमीज़ नहीं थी कि वो कौन पठान है, कोई सिंधी है, कौन उर्दू है, कौन ये
उर्दू के लोग लीड करते थे, लेकिन ये कि कराची का एक आवाज़ होती थी, कराची का जो भी कोई पहले सबसे पहले ढाका की एक आवाज़ होती थी, फिर कराची की एक आवाज़ होती थी। लाहौरी तो उठते ही नहीं ना, तो वो तो अपना 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 उनका निज़ाम अलग है। जब 6 महीने तक हमारी खूब कटाई उठाई हो जाती थी, पुलिस वाले मार फूट लेते थे, तो इसके बाद में इनको होश आता था कि भाई हम भी मैंने पढ़े, हम फिर मदद के लिए आते थे। तो लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो सूरत हाल है, लेकिन लाहौर के साथ कौन सा कोई अच्छा सलूक तो नहीं हो रहा, पंजाब के साथ भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो अभी बुज़दार ऐसा नालायक आदमी को बैठाया है जिसकी उस्मान बुज़दार की, वो कौन सा अच्छा सलूक कर रहा है। वो जिस काम के लिए आए थे वो लाइसेंस दे रहे हैं धड़ाधड़। अभी खैर उनकी इंक्वायरी आ गई है, नहीं इंक्वायरी आई हो तो अब लाइसेंस तो शराब के लाइसेंस दे रहे हैं तो बस जिस काम के लिए आते हैं ना। अच्छा, ये जो इख्तियार चाहिए ना इनको, हमारे मेयर साहब को, ये किस लिए चाहिए? नाले पे दुकानें बनवानी नहीं, है, आप देखिए, घर बनवाने हैं। आपकी बात हमने पहले भी बताई थी कि ये इनका सारा ख़ानदान जो है मेयर वसीम अख्तर का, देख लें, बता दें। इसके अलावा हम ये फिर भी दरख्वास्त करते हैं कि इस आदमी को कम से कम नहीं जाने दिया जाए। ECL में इसका नाम डालें। इसका सारा ख़ानदान चला गया, ये अकेला आदमी बचा है, तो इसका नाम क्यों ECL में नहीं डाला जाता? क्योंकि हमें ये आदमी चाहिए ना, हिसाब किताब के साथ। बहुत सारे लोग हैं, फहरिस्त अगर बनेगी। हाँ तो फिर ठीक है, तो वो तो अभी नहीं जा रहा है ना, ये तो जा रहा है ना। उसके खानदान का सारा आदमी भेज दिया इसने अपने एक एक करके, जिस तरह से उसने वो भेजा था, वो जो आदमी दूसरा था। किसी वक्त ये भी चले जाएंगे किसी मुआहदे के बहाने के, फला मुल्क से मुआहदा करना है तो वहाँ जाना है, तो वो फिर आएंगे नहीं जी। तो बहरहाल अब ये तो जिनको रोकना चाहिए वो अगर कुछ नहीं कहेंगे तो ऐसे ही होगा, चले जाएंगे। हम दरख्वास्त कर रहे हैं ना जी, तवज्जो दिला रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर भी बात आएगी जी। अच्छा मिर्जा साहब, नैब क्या कर रहा है? नैब को तो कर सकता है ना के इलेक्ट्रिक के मामलात को, नहीं, नैब जो है इलाका गैर नैब के लिए। अच्छा, वो उधर से मना किया गया है वो आपको उसको, क्योंकि वो किसी को फंड देते हैं, तो जो हुकूमतें हैं, हुक्मरान हैं, उनको फंड देते हैं, या जिनको भी देते हैं वो उसकी बिना पर आप जो भी साहिब इख्तियार है वो मुतमईन है उनसे। जी जी। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम जरा दादू की सूरत हाल ही पता करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब, अब ज़रा दादू की तरफ चलते हैं। भाई दादू हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान कराची सिंध का सबसे पसमानदा इलाका दादू था। अब उसकी डेवलप क्या हो गई, लेकिन आपको एक दफ़ा जब ये थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो हमें वहाँ चलना चाहिए और जाके सूरत हाल गाँवों और देहातों में देखना चाहिए कि दादू की क्या सूरत हाल है। वो हमारे दादू में जो नुमाइंदे हैं शुएब थईम टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ। ये शुएब, क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। जी भाई, हमारा दादू बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब है और हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप फरमाएं क्या सूरत हाल है दादू की इस वक्त बारिश की वजह से? जी मिर्ज़ा साहब, दादू में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। दादू का इलाका काचो एक मरतबा फिर सैलाब के जद में आ गया है। हीर सर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में पानी की वजह से सैकड़ों गाँव सैलाब में डूब गए हैं, जिसका दादू और कभी रास्ता मुनक़ता हो गया है और सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए हैं, जो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मिर्ज़ा साहब मैं बता चलूँ कि सैलाबी इलाका में काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सड़कों पर इस वक्त चढ़ गए हैं, तो काफ़ी घंटे गुजर गए हैं, लेकिन वहाँ अभी तक लोग फंसे हुए, जिनके लवाकिन बार बार अपील कर रहे हैं कि सैलाब में फंसे हुए तमाम अफराद की ज़िंदगी बचाई जाए। उनकी जाने इस वक्त खतरे में है, लेकिन ताहाल किसी ने भी सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए। और मानसून की बारिशों की पेशगोई के बाद NDMA की जानिब से सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज करके इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए सख्त अहकाम भी किए गए, लेकिन यहाँ ना तो इंतजामिया दिखाई दे रहा है, ना ही मुंतखब नुमाइंदगान नजर आ रहे हैं। और मिर्ज़ा साहब, इस हवाले से मैं ये भी बताऊं कि हर मरतबा बारिश होती है तो गाज नदी का पानी आता है, लेकिन इस मरतबा काचों में आने वाले सैलाब ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। सैकड़ों गांव सैलाब के जद में आ गए हैं और कच्चे मकानात भी सैलाब में गिर गए हैं। इस वक्त वहाँ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और फंसे हुए लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अभी तक वहाँ इंतजामिया ने जो है मुतासरीन की कोई मदद नहीं की, जिस वजह से वहाँ मुतासरीन लोगों ने जो है वो पाक फौज से मदद की अपील की है। अगर मजीद बारिशें हुई तो जोई शहर भी डूब जाने का खदशा बढ़ गया है। जी अच्छा शुएब, अब ये बताइए कि सिंध हुकूमत तो फिर कहीं भी नहीं है ना, फेल है हुकूमत, पीपल पार्टी की जो हुकूमत है।
बिल्कुल मिर्जा साहब, यहाँ तो ना हुकूमत का कोई नुमाइंदगान नजर आ रहे हैं, ना ही इंतजामिया दिखाई दे रही है, जबकि एनडीएमए की जानब से ये बार बार रेन इमरजेंसी के लिए जो है वो अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए थे कि इस मरतबा जो मजीद बारिशें होंगी तो तबाही होगी, और इंतजामिया को अलर्ट रहने के भी अहकाम किए गए थे। लेकिन यहाँ ना इंतजामिया का कोई नामो निशान दिखाई दे रहा है, ना ही मुंतखब नुमाइंदगान देखने में आ रहे हैं, और लोग जो वहाँ मुतासिर हुए हैं वो इस वक्त इंतहाई। अच्छा शोएब, ये बताएं मुझे बात कि अब ये पीपल पार्टी का कभी न कभी मैंने जो नाता है आवाम से, जब ये आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं तो ये टूटता नहीं है, क्या बात है? ये मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये सिंध के लोग क्यों पीपल पार्टी के साथ में कोई इन्होंने मैंने 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 उनके साथ में सर्टिफिकेट दे रखा है उनको कि वो हुक्मरानी करें। मिर्जा साहब, मैं बताऊं कि दादू जो है वो पीपल्स पार्टी का किला कहलाता है। 3 मरतबा मुसलसल पीपल्स पार्टी पूरे जिले से कामयाब हुई है, और ये जो काछो का इलाका है ये काफी अरसे से जो है वो मुतासिर लोग जो होते हैं तो इनके अभी ना मुंतखब नुमाइंदगान वहाँ पहुँचते हैं, ना ही कोई उनको कोई सहूलियात मिलती है। और 3 मरतबा वहाँ एमएनए रफीक अहमद जमाली मुंतखब हुए हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उन हल्के से कामयाब हुए हैं, और पीर साले शाह जिलानी भी कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुंतखब नुमाइंदगान वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, और लोग जो हैं वो इंतहाई शदीद परेशान। मेरा सवाल दूसरा था, ये क्या बात क्या है कि ये गुलामी है इनके जहनों में कि पीपल पार्टी से अलहदा क्यों नहीं होते अवाम वहाँ के? मिर्जा साहब, यहाँ दादू जिले में जो है वो इंतहाई मजबूत जो होती है अपोजिशन वो नहीं है। अगर इनके मुकाबले में कोई ऐसा नुमाइंदगान खड़े होते हैं तो किसी न किसी तरीके से उनको खरीद कर लेते हैं, जिस वजह से इनकी अपोजिशन नहीं होती पीपल्स पार्टी की, और ये बआसानी से लोग जीत जाते हैं, और लोग जो हैं वो गुलामी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। काछो का जो इलाका है जहाँ अभी तबाही हुई है, तो यहाँ पहले तो पानी नहीं होता था, लोग पानी के पीने के लिए परेशान होते थे। अगर यहाँ पानी आता है तो पूरा इलाका डूब जाता है। तो इन इलाकों को जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंतखब नुमाइंदों ने नजरअंदाज किया है, और पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो मंजर आम से भी गायब हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब। अब इसका मतलब है कि फ़ौज से अपील की जाएगी वो मदद को आएँ, वरना इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। 12 साल इक़्तिदार में उन्होंने इतना माल जमा किया है कि सामने किसी को खड़े नहीं होने देते, खरीद लेते हैं। हाँ बस खरीद लेते हैं, तो भाई वो क्यों खरीदते हैं आवाम? जो है ना, अब अपने ये देखें ना, ये हालत इस वक्त देखें जो इस वक्त जो हो रही है उनके साथ में, जो पानी के लिए उनको कोई आज जो मुंतखब नुमाइंदा भी ना आए कम वक्त, तो फिर क्या फ़ायदा उसका? अगर उसको तो छोड़ो, कराची के अंदर कोई मुंतखब नुमाइंदा नज़र नहीं आता आपको, तो बस आप देखें वहाँ कौन पूछेगा फिर। अच्छा, हाँ तो कराची तो खैर उठ जाएगा। आज वैसे एक बात और हमें याद रहना चाहिए कि मेजर तुफैल शहीद का एक उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि वो निशान हैदर उनके पास, उन्होंने ज़ख्मी होने के बाद में भी उनको मैंने फ़ौज के में जो उनको मिशन दिया गया था उन्होंने मुकम्मल किया, इसलिए उनको निशान हैदर मिला। तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और इसलिए खराज तहसीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्योंकि शहीद है वो ज़िंदा होता है, वो उसको खराज अक़ीदत नहीं बल्कि खराज तहसीन पेश किया जाता है, तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरे फिर ये कहते हैं कि भाई अब फ़ौज को फिर यहाँ आकर अपना ये जो कुछ भी है वो निज़ाम को संभालना चाहिए। गरीब अभी जो मैंने एक वीडियो क्लिप देखी है जिसमें कोई 4 आदमी जो हैं सुबह से 6 बजे से वहाँ पर एक पूरे ख़ानदान के वो एक दरख्त पर बैठे हुए हैं जी, वो और पानी नीचे बह रहा है, और वो बेचारे मदद को वो एक आदमी जो है वो कह रहा है कि मदद को पुकारो, हम तो नहीं जा सकते वहाँ करीब, क्योंकि रेले की पानी के रेले की रफ्तार इतनी तेज़ है कि उसमें कोई कश्ती नहीं जा सकती, उसमें तो कोई बहुत ही ज़्यादा माहिर जा सकता है या फिर फौज जिनकी तरबियत हुई भी हो वो अमला ही जा सकता है। हाँ तो नेवी आए मैदान में तो कुछ करे ना बेचारे गरीबों के लिए, तो वो अच्छा जी। अब चले जैन साहब, अब बेरूत में जो वाक़या हमने बात की है, बेरूत के अंदर ये जो सिलसिला है वो कहा जाता है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम फटे थे जी, वो उनका 20% जो है उसका यील्ड नज़र आता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि कोई आदमी ये कह सकता है कि लो यील्ड का इन्होंने यूरेनियम इस्तेमाल किया है या प्लूटोनियम इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी तबाही आई है, और ये सब कुछ इजराइल ने किया है। अब वो जो पहले तो उसका ट्वीट आया था नेतन्याहू का कि हमने ये काम जो किया है वो सिखाने के लिए किया है, और अब इसके बाद में यानी सबक सिखाने के लिए इसको हिजबुल्लाह को, और उन्होंने हिजबुल्लाह से बाकायदा बिल्कुल सादे अल्फाज में की कि ये एक ट्रेलर है, जो ट्रेलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा एक छोटा सा वाक़या है ये करके हम दिखा रहे हैं, इसके बाद में क्या हो सकता है। तो ये पेशन गोई पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि हिरोशिमा नागासाकी
आज से कोई 20 दिन पहले एक आर्टिकल छपा था कि हिरोशिमा नागासाकी का केस रिपीट हो सकता है, तो वो उन्होंने रिपीट कर दिया। इसका मतलब ये था कि ये जो नाफिंग था तो वो किसी को पता हो गया था और उसने आर्टिकल लिख दिया था। वो हम आर्टिकल कल दिखा देंगे। तो अब चाहें तो अभी भी अच्छा, कल हमने इस पे बात की थी कि टेक्टिकल वॉर हेड का इस्तेमाल किया गया, ताकि ख्याल लगता है ये एक टेक्टिकल वॉर किया है, तो उसकी जो है अब इसराइल जो है मुसलमानों का खुला दुश्मन है, जैसा कि आपने कहा, वो ठीक है। और इसके अलावा जो अमेरिका उसके पुश पर है। लेकिन अमेरिका के सदर ने एक अजीब बात की है कि उसने ये कहा है कि ये हमला था। उसने ये नहीं कहा कि ये कोई हादसा था जी, उसने कहा ये हमला था। और उस पर और फिर जब उनके उससे पूछा है चीफ ऑफ स्टाफ से वाइट हाउस के, तो उसने कहा कि जो सदर साहब ने कहा वो दुरुस्त बात की है। तो अब उससे अंदाज़ा होता है कि शायद वो जो इसराइल और वो लॉगर हेड हैं आपस में उनका तसादुम हो गया है, या एक पोजीशन ले रहे हैं, या वो फिर वो अपनी सपोर्ट चाहता है इलेक्शन के लिए। क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो है जो बाइडन की पोजीशन अच्छी है, नवंबर के जो इंतखाब हो रहे हैं 5 नवंबर में। तो अब लेकिन आपको याद होगा कि हिलरी क्लिंटन की भी जो पोजीशन बहुत अच्छी थी और उसने 20 लाख वोट ज़्यादा लिए जी इससे, ट्रम्प से। लेकिन जो उनका जो निज़ाम है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनका, उसकी वजह से वो जीत गया। वो उससे वो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप लोग मजाक करते हैं कि जरा पाकिस्तान में इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग होती है, ये जॉर्ज बुश के मामले में भी हुआ था। जॉर्ज बुश के मामले में भी हुआ था। आपको याद होगा कि एल गोर जीत गया था जी, लेकिन उसको जिताया वो खामखा। अच्छा, अभी देखें, हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम तो इसका हिसाब लेंगे। हाँ तो करें ना, आप हिसाब करें तो फिर आप हसन नसरुल्लाह साहब को इंतजार किस बात का है? हाँ, तो वो जवाब तो उनकी तरफ से आ ही जाएगा, वो कोई ना कोई वक्त ऐसा अपना मुतय्यन करेंगे। हाँ नहीं, वक्त के बाद एक और बात हो रही है कि वो जो इजराइल का जो झुकाव है ना, वो थोड़ा सा चीन की तरफ हो रहा है। शायद वो चीन के और उनके दरमियान में, मैंने आपको ये बात आपको बहुत पहले कह दी थी जैन साहब, आप ये कोई नई बात नहीं कह रहे। चीन उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है, चीन को इजराइल ऑयल सप्लाई कर रहा है। और मैंने आपसे ये बात कही थी कि वो अमेरिका को छोड़कर वो चीन और रूस की मदद के साथ में सुपर पावर बनना चाहता है, या फिर सुपर पावर का वो जिस तरह से वो अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, वो चीन और रूस को इस्तेमाल करके, और इनको अब इस वक्त उसका ईसाइयों से बदला लेने का इरादा है। तो अब आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त हमें ईसाइयों की मदद की ज़रूरत है जी। तो अब ये बात जो मैंने कल भी कही है कि इन्होंने जो एक जार पेश किया था, एक किस्म का एक कप है जी, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कप था, वो उनको प्रेजेंट किया जो आपके वेटिकन सिटी के जो है पोप साहब जी। तो उनके बाद में इनका जुड़ गया था रिश्ता इनसे, ईसाइयों से, और ईसाइयों को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने मुसलमानों को पिटवाया है। अब जब उनका दिल भर गया मुसलमानों से, तो अब वो ईसाइयों को पिटवाना चाहते हैं। तो वो अब उन्होंने जो 2 नई ताकतें ढूंढी हैं, वो चीन है और रूस है। तो अब उसके ज़रिए से इनको पिटवाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन और रूस को उसके होश में इसमें समझ लेना चाहिए कि ये इनके कहने में ना आए और अपना काम अलग से करें। फिर दूसरा ये है कि मुसलमानों को भी इत्तेहाद कर लेना चाहिए, या जिस किस्म की रोज़मर्रा की जो इस किस्म छोकरापन करते हैं, जिस तरह से कि MBS कर रहा है, लड़कापन जो है, एक बॉय है जैसे 29 साल का लड़का है, ये 22 साल, हम जब 22 साल के लड़के भी थे तो हम इतने तो वाइज थे कि हमें पता था कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ये आदमी तो हर एक आदमी से पंगा लगा। खुशी को मारने की क्या ज़रूरत थी? एक आदमी जो मैनेज हो सकता हो, और मैंने किसी और तरीके से उसको मारना इस तरह से, और वो दरिंदगी की तरह दरिंदगी हद कर दी, उसको काटा है, उसको फिर उसको तेज़ाब में जलाया। कोई आदमी है यार, तुमने तो हद कर दी, तुमने तो वो वाक़यात दिला दिया जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ वाक़यात हुए हैं जी। तो फिर आप तो फिर वो यजीद कर रहे हैं ना जी। तो फिर दूसरी बात ये है कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान के अलावा आपकी ख्वाहिश है अरब मुल्क तो नहीं करेंगे, जो कि जैसा कि आपको याद होगा डॉक्टर इसरार साहब कह चुके हैं कि ये लोगों को बिल्कुल खोखले हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है अरब मुल्कों में, तो ये इनसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। कतर वालों को समझ आई ना, तो ऐसी अरब अमारात वालों को भी कतर वालों को तो इसलिए समझ आई कि उन्होंने पहले से अल जज़ीरा TV लेकर उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि भाई हमें दुनिया से रिश्ता जोड़ना है, और ये सऊदी उनको दबा रहे थे, वो उन्होंने अपना कर लिया उसमें। तो वो कतर के लोग तो क्योंकि छोटा मुल्क है तो उनको अपनी अहमियत को जताना है, छोटे अपने, तो उन्होंने अल जज़ीरा TV ने करके अपने आप को बचा लिया। और अल जज़ीरा TV इस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर देखा जाता है और बहुत माना जाता है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है एक छोटा सा नहीं कर सका है। अब मैंने अपने एक TV चैनल नहीं बना सका है अल जज़ीरा टाइप का भी, यानी इतना ज़्यादा PTV को बना लेता, यानी PTV को भी थोड़ा सा आज़ाद करता, और वो एक उनके पास तो सारा से, और फिर हमसे टैक्स देते हैं। अभी तक हम TV का टैक्स देते हैं,
पहले 10 रुपये देते थे, आप पता नहीं कितना देते। 25 रुपये अभी आप 25 रुपये बढ़ाया गया था, लेकिन वापस हो गया वो 25 रुपये ही है लाइसेंस फीस। भाई तो मुझे बताइए ना कि लाइसेंस फ़ी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सारा पीटीवी को जाता है जी। तो आपको बनाने में क्या हर्ज है? अगर 25 करोड़ आवाम में से आपको, यानी 20 करोड़ आवाम में से आपको अगर 10 करोड़ भी दे रहे हैं। नहीं, वो तो ये है कि पर घराना है ना, एक ख़ानदान भाई तो एक ख़ानदान, जो अगर कितने ख़ानदान होंगे, जो कुछ भी आप 25 रुपये तो ले रहे हैं ना आप हम में से जी, महीने के महीने, तो वो 25 रुपये से उनका घर नहीं चल सकता। घराने अगर फर्ज लीजिए 1 करोड़ भी हुए। देखिए उसके लिए विजन चाहिए, जब विजन ही नहीं होगा तो पैसा वसाइल सब आ जाता है, लेकिन पहले आप आपको प्लान ये तो होता बनाएं। था, इस पैसे से आप ये करते थे कि आपने कम से कम 20-22 ज़बानों के अंदर आपकी नशरियात होती थी रेडियो पाकिस्तान से। जी, और हमने तेलंगाना की ज़बान पर बात करते थे, हम तमिलनाडु वाली ज़बान में हम नशरियात करते थे, हम पूरे एरिया को हम कवर अच्छा करते थे। ये पाकिस्तान अगर एटमी मुल्क पाकिस्तान यकीनन है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है हर भाई ये बात आपको याद शोबे होगा में। कि सबसे पहले कहने वाले हम हैं। हमने ये कहा था कि आप ये जो मिन करना छोड़ें, पाकिस्तान के लोगों से कहा था आपने आपको एटमी ताकत होने का ऐलान करें, जो उन्होंने अब ऐलान कर दिया है जी, सऊदी अरब को ना कहकर। तो वो इसका अपना दायरा असर बनाएं। आपको ईरान को भी कहना चाहिए था कि हम आपको छतरी फराम करते हैं, इसराइल की क्या मजाल है कि जो आप ऐलान कर दें, जाकर वहाँ बाकायदा जाएँ और कहें कि हमारे ज़ेर असर हैं आप, बस आप अगर हम एटमी छतरी हम फराम करते हैं आपको, और आपको तेल जो वहाँ से सऊदी अरब से मिलना है आपको ईरान से ले लें, आपके साथ लगा हुआ है। दूसरा ये है कि आप जो अब तो ये सारे के सारे एटमी मुल्क बनने चाह रहे हैं ना, अब इल्ज़ाम लगाया उन्होंने अमेरिका ने, तो उस पर ये तो बात तो अब झुकी छुपी नहीं रही है कि वो तो उन्होंने तो यूएई ने तो अपना एटमी पावर प्लांट लगा रहे हैं जी, जो बाद में जाके मुंतज होगा एटमी मुल्क बनने के लिए। तो अब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे ये लोग, जो इन सारे मुल्क को इसको तोड़ देंगे। यूएई को देख लेना आप। और इस तरह से सऊदी अरब पे जैसे पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है, अलग हुआ है। इसी पे हमें मौका मिलेगा कि उनको हम अपनी तरफ नहीं लाएं। कैसे लाएंगे? अभी आप वो आएगा नहीं, आप लाएंगे कैसे? जिस आदमी का दिमाग ख़राब है, जो आदमी ये कहता है मैं यहूदी मेरी माँ की गोद में पला हूँ, तो उसके बाद में कैसे लाएगा? नहीं वो इनकी तो बात MBS वाली बात नहीं, ये हमें चाहिए अरब अमारात में अपना नहीं, अरब इमारात सबसे ज़्यादा बदतमीज़ लोग हैं। इन्होंने क्या कहा था कि हम आपको इसको सज़ा देंगे। उनका वज़ीर में जो तालीम था अरब इमारात का, फिर इंडिया गए थे कम बखत ये लोग, और वहाँ जाके मंदिरों की पूजा करके आए। इतने बड़े ख़राब लोग हैं ये लोग। अब इनकी क्या बातें करते हो तुम? लेकिन जब इनके अवाम में भी जब इस सब चीज़ों का असर होगा, नहीं, अगर उसका अवाम उनकी प्रोपेगेंडा है हो। नहीं बेटे कि सारा काम वो ले रहे हैं आपसे, इंडिया से, पाकिस्तान से। आप कतर वाले जो आप याद होगा, कतर वाले जब हम गए हैं तो वो उनके पास सारे के सारे इसके हैं, नेपाल के लोग हैं। तो ये लोग सब इन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया हुआ। उनके आदमी तादाद बहुत कम है, बाकी तो सारी बेचारे बद्दू लोग हैं। वो क्या इनके बादशाह के खिलाफ काम करेंगे? वो 17 लाख की आबादी अगर है तो 17 लाख लोगों की कुछ भी नहीं आवाज़। करते थे। अब हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को अपने आप को एटमी मुल्क के तौर पर मनवाना चाहिए। हाँ, इस पे आपको मनवाना चाहिए और आपको बरतना चाहिए कि यू आर एटॉमिक पावर। अब बहुत हो गया, आपने जब ये कह दिया 1 अरब रुपए देकर उनके मुंह पे मारे हैं, तो आप 1 अरब डॉलर 1 अरब डॉलर जो है आपने सऊदी बादशाह अपनी पॉलिसी पर क्या नज़रसानी करेगी? वो तो नहीं करे। हम जो भी करें हमें तो। अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़ी ताकतवर मुल्क है और वो अभी तक वो आपके साथ में बहुत अच्छा सलूक करता आया था। आप अगर उसको इतना जिद करेंगे तो फिर वो रिएक्शन करेगा, आप नहीं ठहर सकेंगे पाकिस्तान। और हमारी आम लोगों में आपकी बड़ी तकरीम है, इज्जत नहीं है। अब तकरीम अब तो नहीं है। जब से आपने कैबा खाने खोले हैं वहाँ पर जी, जब से आपने कमार खाने खोले हैं, जुआ खाने खोले हैं, तो हम कौन उसकी हिमायत करेगा? और हम गुनाह में क्यों शामिल हों भाई आपके? नहीं वैसे कह रहा हूँ कि भाई अज़ाब इलाही मुंतज़िर है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप देखिए ना, ये अज़ाब इलाही शुरू हो गया उनके खिलाफ। जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो आपका मुत्ती था, उसको आपने छेड़ कर उसको ख़त लिख रहे हैं। 2 ख़त लिख दिए आपने कि हमारे पैसे वापस करो। इंतहाई बदतमीज़ आदमी है ये जो आदमी जो है। फलां कॉन्फ्रेंस में नहीं जाओ, फलां मुल्क से दूर रहो। तो अब ये सब चीज़ें अब तो नहीं चलेंगी ना। बर्दाश्त कर सकते जैन साहब, हमको गुलाम है उनके। इनको ये मालूम होना चाहिए सऊदियों को कि पहला कर्जा हमने आपको दिया है। यानी आपके पास इतने पैसे नहीं थे सऊदियों के पास। आपको अगर हिसाब लगाएं तो सबसे पहला कर्जा जो है इस पाकिस्तान ने आपको दिया है। फिर आपका खालिद जो था यहाँ आकर परागज़ीन था, जब क्योंकि फैसल उससे नाराज़ हो गया था, तो खालिद बादशाह जो था यहाँ कराची में रहता था। तो अब बहुत आप हमारी नवाजिशें हमने आपके साथ की हैं वो बहुत ज़्यादा की हैं। आप किस बात पे इतराते हो? अच्छा, सिर्फ फैसल ऐसा आदमी था, उनके मामले में मुरीद है जी, उनके मामले में सूरत हाल बहुत बेहतर थी। नहीं वही वो हमारा वो मुसलमान आदमी था।
उसको अमेरिका ने मरवाया अपने उसका आप भतीजे से अपने। तो आप उसने जब आपको इस पाकिस्तान तकसीम हो गया तो उसने कहा मैं इस पाकिस्तान की परवाह नहीं करें, और हुक्म दे दिया कि सारे आदमी पाकिस्तान से लाए जाएंगे जी। तो पाकिस्तान की मैशत को खड़ा कर दिया उसने 1 साल के अंदर। तो अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, किस मैंने लड़कों वाली बातें करता है हमारे से। भाई हम इतना मेच्योर लोग हैं कि आज तक हम ये वो खिदमतगज़ार लोग हैं, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है तो हमने जेवर बेचे हैं सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने के लिए। तो आज तुर्की हमारा आज भी हमारा जो है तारीफ़ करता है जी। आपके लिए हम कितने मरे हैं। अच्छा, सिर्फ हुकूमत तारीफ नहीं करती, आम टर्की जो आम करते हैं, आम आदमी है। किस्सा भी मैंने आपको सुनाया है। हाँ, जब मैं एक जगह शहर में पहुंच गया, मैं अपने काफिले से बिछड़ गया तो मैं खुद असद पहुंचा, तो मैंने उससे पूछा कि फ़लाने जगह कहाँ है, तो उसने मुझे आदमी ने एक तुर्की ने मुझे गौर से देखा, पाकिस्तानी। मैंने कहा यस, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम रात का खाना न खिला दूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो इस वक्त मजबूर हूँ, आप मेरे से हाथ बांध रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दें। और मैं अब वो जैसे सैयद, जैसे मैंने पश्तूनों में रिवायत है कि वहाँ एक जगह पर एक सैयद पहुँच गया, तो सैयद को उन्होंने कहा कि साहब आप, उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ, तो उसे मार कर उसका वहाँ पर उसको मार दिया, और उसका वहाँ पर वो उन्होंने वो बना दिया, मकबरा बनाकर उसकी वहाँ पे दुआएं शुरू कर दी, मार पे खुद दिया। यानी रिवायत है, ये मजाक है ये, लेकिन बहरहाल है कि यानी इतना सैयदों को पसंद करते हैं। तो इस तरह वो पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं तुर्की लोग कि वो हमारा मकबरा भी बना सकते हैं। लेकिन मतलब ये कहने का कि मोहब्बत का ये आलम है। ये MBS को थोड़ा होश आना चाहिए। नहीं आप ये करें ना, यूँ करें ना, एक बात यूँ करनी चाहिए कि सऊदी अरब के लोगों से और बादशाह इब्न आले सऊद से हम ये कहते हैं कि इस MBS को आप बदल दो, इसलिए कि ये आप ये ना मुसलमान का काम कर रहा है, ना हरमैन शरीफ की इज़्ज़त कर रहा है, ना आपका जो वक़ार था, जो आपने सारी दुनिया में अपना वक़ार कायम किया था एज़ ए मुस्लिम मुल्क। तो फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हम ये मुतालबा करेंगे कि हरमैन शरीफैन को, जो अब यूनान प्लान का हिस्सा है, अब हम मजबूर होंगे, इसलिए कि जो आपकी हरकतें ऐसी होंगी कि आप कमार खाने खोलें अर्ज़ पाक में, तो उसके बाद में फिर हम ये कहेंगे कि भाई इसको फिर एक यूनिटलिस्ट बनाओ इस तरह से, वेटिकन की तरह से, और इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। हर मुल्क, पाकिस्तान का, तुर्की के, सबके नुमाइंदे, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, ईरान के, सबके नुमाइंदे होने चाहिए उसमें, और वो मुल्क चलाए। हम उस बात के हामी हैं। फिर अब यानी आपके मौजूदगी में तो हम नहीं कर सकते हैं, यानी MBS की मौजूदगी में जी कोई काम नहीं हो सकता। तो उनके ख़ानदान को चाहिए कि MBS को हटाए। सलमान शाह साहब बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके बस में बात नहीं है। उनका एक भाई, 2 भाई मौजूद हैं, मकरन मौजूद है और एक अहमद मौजूद है, जो अब्दुल अजीज़ का बेटा है, वो संभालें वहाँ के अख्तार। बिल्कुल, इसको इक़्तिदार से फारिग करें। ठीक है। यानी अमेरिका ये है कि ये बात वो उसने इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो चीन से एटमी प्रोग्राम को अपना आगे बढ़ा रहा है, फलाने जगह के नाम को आइडेंटिफाई कर दिए। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो MBS को बेवकूफ़ बनाकर MBS को मारेंगे और सऊदी अरब पे कब्ज़ा करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि जिस वक्त ये गल्फ़ में आए हैं, असल में इनका काम सऊदी अरब पे कब्ज़ा करना है। सऊदी अरब को सज़ा करने वाली, आपको याद होगा कि जो बात एक उनकी जो इनकी कारपोरेशन है, रैंड कारपोरेशन, उसने जब जैसे ही इराक़ पे हमला किया था कि आप सऊदी अरब के तेल के कुओं को आप बमबारी से उड़ा दें, क्योंकि 9/11 के वाक़े के अंदर मैंने जो ज़्यादातर लोग थे वो सब सऊदी थे जी, और कुछ कतरी थे। उसी का वो रखा हुआ है, उन्होंने दिल में रखा हुआ है और हिसाब किताब लेंगे वो। हाँ, इनका ये बात समझ नहीं रहा ना इसको। जो आदमी सबसे ज़्यादा जो मुल्क काम आता था वो हमारे पाकिस्तान की वजह से वो चुप बैठे थे जी कि भाई ये एटमी मुल्क है, ये इनकी मदद को आएगा, तो आपने उन्हीं से दुश्मनी मोल ले ली, उसी से पंगा ले रहे हो जी, जो आपकी हिमायती है पक्के। बिल्कुल, आप उनसे लेते हैं, आपको आकर यहाँ पर हाथ बांध के खड़ा होना चाहिए आपको। जब आप माफ़ करेंगे, वरना आपको माफ़ नहीं करें, आपको निकाल के छोड़ेंगे। जी, होश आ जाए तो बेहतर है, वरना नुकसान उठाएंगे। बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।